बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। एफपीएससी में जो एसएसटी की जॉब्स अनाउंस हुई थी 17 स्केल की, इसकी टेस्ट प्रिपरेशन के हवाले से लेक्चर नंबर 17 आज हमने पढ़ना है। तो लेक्चर नंबर 17 से पहले ये मैंने आपको एक फाइल दिखाई है, ये मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर की थी। इसमें एसएसटी के सिलेबस के हवाले से काफ़ी बच्चों के मैसेज आ रहे थे कि सर ये जो फाइल शेयर हुई है, और काफ़ी ज़्यादा वीडियोस भी बनी है यूट्यूब पे, फेसबुक पे भी काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इसको जनाब अपने पेजेस वगैरह पे लगाया हुआ था कि एसएसटी का सिलेबस चेंज हो गया हुआ है। आपको पता है, मैंने आपको बताया था कि एसएसटी का जो सिलेबस है उसमें 80% आपकी पैडागोजी है, 20% आपकी इंग्लिश है। हम उसी को ही तैयार कर रहे हैं, सिर्फ हम पैडागोजी और इंग्लिश को ही तैयार कर रहे हैं। तो बच्चों के मैसेज आ रहे थे सर ये हम वीडियोस के लिंक्स पे मुझे भेज रहे थे बच्चे कुछ, और के वीडियोस में देखे लोग बता रहे हैं कि इसका सिलेबस चेंज हो गया और इसमें कुछ फिजिक्स और जियोग्राफी और इस तरह की चीज़ें जो है ना वो भी ऐड कर दी गई हैं। ये सेकेंडरी स्कूल टीचर फीमेल का सिलेबस जो एफपीएससी की वेबसाइट पे आया है। तो बताया ये क्या ये जो फाइल है ये फेक है या ठीक है या गलत है या क्या है? तो मैं यहाँ पे बता दूं ये फाइल बिल्कुल ठीक है, एक्यूरेट फाइल है। इसमें इसके हवाले से जो सिलेबस में चेंजिंग है उसके हवाले से मैं आपको डिटेल से आपको सारा बता दूंगा। ठीक है, आज के लेक्चर में इंशाल्लाह ताला पहले लेक्चर हम पढ़ लें, लेक्चर के बाद मैं आपको सारी बताता हूँ कि ये वारदात कैसे हुई है। ठीक है, तक इसको इंशाल्लाह ताला पूरी डिटेल के साथ आपको बताऊंगा, आपने परेशान नहीं होना। तो आपको कंप्लीटली मैं बताऊंगा सिलेबस आपका चेंज हुआ है कि नहीं हुआ है, क्या क्या चेंजिंग हुई है या क्या क्या चेंजिंग हो सकती है, हमने कैसे इसको लेकर आगे चलना है। ठीक है जी, तो पहले लेक्चर पढ़ लें फिर हम दोबारा इसी फाइल के ऊपर आते हैं। तो ये जनाब हमारा लेक्चर नंबर 17 है आज। तो लेक्चर नंबर 17 में हमने आपको पता है कि कंसेप्ट ऑफ मेजरमेंट, असेसमेंट, टेस्टिंग एंड वैल्यूएशन, ये टॉपिक्स हमने करने हैं। मैंने आपको ये टॉपिक्स पहले भी करवाए थे, लेकिन कुछ बच्चों के मैसेज आ रहे थे कि सर ये बड़ी परेशानी है कि हमें वैल्यूएशन, असेसमेंट और मेजरमेंट वगैरह इसमें फ़र्क ही समझ नहीं आ रही, हमें ये सारी चीज़ें सेम लग रही हैं। तो मैंने आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भी बताया था कि चीज़ें आज मैं आपको ये दोबारा करवा दूंगा, क्योंकि मैंने आप इसका फिर इसलिए आपका टेस्ट भी आज नहीं लिया था। हम डेली टेस्ट भी लेते हैं आपको पता है, लेकिन आज हमने टेस्ट भी कंडक्ट नहीं करवाया क्योंकि बच्चों के मैसेज आ रहे थे कि हमें समझ नहीं इस टॉपिक की आ रही। हमने पर्सपेक्टिव एजुकेशन इन पाकिस्तान को कंप्लीट किया था और उसके बाद ये वाला टॉपिक हमने स्टार्ट किया, आपका जो एजुकेशनल असेसमेंट एंड मेजरमेंट। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट हमारा जो है ना बेसिक टॉपिक होता है बड़ा, इसमें काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, इसलिए इसको अच्छे तरीके से करना बहुत ज़रूरी है। तो ये आपको मैं दोबारा करवा देता हूँ। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, मेजरमेंट, असेसमेंट, वैल्यूएशन, और इसमें आपने फ़र्क पहले समझना है। ठीक है, थोड़ा सा इसको मैं आपको ब्रीफली बता दूं, फिर मैं इंशाल्लाह ताला आपको इसके आगे लेकर चलता हूं। ठीक है जी, तो मेजरमेंट मैंने आपको कल बताया था कि मेजरमेंट का मतलब है सिंपली मेजर करना, मापना, मापना किसी चीज़ को मापना, यह आपकी मेजरमेंट है। द टर्म मेजरमेंट इज यूज टू डिटरमिन द एट्रीब्यूट्स और डायमेंशंस ऑफ ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल वी मेजर टू ऑब्जेक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट टू नो हाउ बिग, टॉल और हैवी, कितना बड़ा है, कितना छोटा है, कितना लंबा है, कितना हैवी है। मींस कि हमने उसकी जो है ना एट्रीब्यूट्स और डायमेंशंस को मेजर करना है। इन एजुकेशनल पर्सपेक्टिव मेजरमेंट रेफर टू प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग द न्यूमेरिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ स्टूडेंट्स प्रोग्रेस। न्यूमेरिकल डिस्क्रिप्शन मीन के जिसमें नंबर्स आपके जो है ना वो जो इन्वॉल्व होते हैं। आपका जो क्वांटिटेटिव एनालिसिस है ना, किसी भी चीज़ का क्वांटिटेटिव एनालिसिस, क्वांटिटेटिव, ये लफ्ज लिखा हुआ है क्वांटिटेटिव, जिसमें क्वांटिटी इन्वॉल्व होती है, उसको हम मेजरमेंट कहते हैं, उसको हम मेजरमेंट कहते हैं। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं जी कि फलां बच्चे ने टेस्ट में से 19 नंबर लिए हैं 20 में से, मींस कि हम उसकी मेजरमेंट करके बता रहे हैं, उसकी क्वांटिटी बता रहे हैं कि जनाब उसने 20 में से 19 नंबर लिए हैं, ये आपकी मेजरमेंट है। उसके बाद आपके पास आती है असेसमेंट। असेसमेंट से क्या मुराद है, असेसमेंट और वैल्यूएशन। अब पहले मैंने आपको वैल्यूएशन पहले करवाया था, ठीक है। अब तो चले, आप मेजरमेंट आपकी क्वांटिटी है और वैल्यूएशन आपकी क्वालिटी है। आपकी क्या है जी, क्वालिटी है। मीन्स के आपने उसको वैल्यू देना है, गुड, बैड, फेल, पास, इसके वाले से आपने पढ़ना है। अब यहाँ में बच्चों को जो मसला आ रहा था वो असेसमेंट और वैल्यूएशन दोनों में फ़र्क नहीं करना आ रहा था, इसमें फ़र्क नहीं करना आ रहा था। अब थोड़ा सा इसको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। आप एक तो बात आपकी क्लियर होगी, मेजरमेंट में क्या होता है, आपकी नंबर सिस्टम होता है, न्यूमेरिकल वैल्यूज आती हैं, क्वांटिटी आपने देखनी होती है। और वैल्यूएशन में आपने क्या करना होता है, आपने उसकी वैल्यूज के ऊपर, क्वालिटी के ऊपर बात करनी होती है, गुड के ऊपर, बैड के ऊपर, पास के ऊपर, फेल के ऊपर, ये आपने देखना होता है वैल्यूएशन में। ठीक है, अब असेसमेंट और वैल्यूएशन में क्या फ़र्क है, असेसमेंट और वैल्यूएशन में क्या फ़र्क है, ये आप देखिएगा। असेसमेंट क्या है जी, द टर्म असेसमेंट इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड एसिडेयर विच मीन्स टू सिट बिसाइड। सिट बिसाइड का मतलब होता है किसी के साथ बैठना,
किसी के साथ बैठना। इन कंट्रास्ट टू टेस्टिंग द टोन ऑफ द टर्म असेसमेंट इज नॉट थ्रेटिंग इंडिकेटिंग अ पार्टनरशिप बेस्ड ऑन म्यूचुअल ट्रस्ट एंड अंडरस्टैंडिंग। क्या मतलब है, ये जो आपकी असेसमेंट है ना, असेसमेंट जब आपने किसी भी बच्चे की करनी है, इसका मतलब है आपने बच्चे के पास बैठ के उसको ऑब्जर्व करना है, उसकी लर्निंग को आपने एनहेंस करना है, उसको थ्रेट नहीं करना, उसको थ्रेट नहीं करना। असेसमेंट का मतलब होता है कि किसी बच्चे को ऑब्जर्व करना उसकी इंप्रूवमेंट के लिए, उसकी इंप्रूवमेंट के लिए आपने उसको ऑब्जर्व करना है। दिस emphasizes that there should be a positive rather than a negative association between assessment and the process of teaching and learning in school. In the broadest sense, assessment is concerned with children progress and achievement. ये जो आपकी असेसमेंट है ना, असेसमेंट आपने बच्चे को ऑब्जर्व करना है, उसका आपने टेस्ट लेना है, जो भी करना है उसकी इंप्रूवमेंट के लिए आपने लेना है, उसकी आपने इंप्रूवमेंट के लिए, उसको पास फेल करने के लिए नहीं लेना, उसकी आपने इंप्रूवमेंट के लिए लेना है। इन शॉर्ट वी कैन से दैट असेसमेंट एंटेल्स मोर देन टेस्टिंग, इट इज ऑनगोइंग प्रोसेस दैट इंक्लूड्स मैनी फॉर्मल एंड इनफॉर्मल एक्टिविटीज डिजाइन टू मॉनिटर एंड इंप्रूव टीचिंग एंड लर्निंग। टीचिंग और लर्निंग को इंप्रूव करने के लिए जो आप काम करते हैं वो आपकी असेसमेंट होती है। अब एवेल्यूशन को पढ़ते हैं, जब एवेल्यूशन और असेसमेंट दोनों को आप पढ़ लेंगे तो आपको उन दोनों में फर्क समझ आ जाएगा। अब एवेल्यूशन क्या है, evaluation is as an continuous inspection of all available information in order to form a valid judgment of student। ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये लफ्ज है, इस लफ्ज से आपको सारे लेक्चर की समझ आएगी। एवेल्यूएशन आपने करनी होती है जजमेंट के लिए। जजमेंट, जज किसे कहते हैं, जो फैसला करता है, जो फैसला करता है। तो एवेल्यूएशन आपने करनी है जजमेंट के लिए कि आपने उसको पास या फेल कंसीडर करना है, उसको गुड या बैड आपने कहना है। जो असेसमेंट है ना, असेसमेंट में आपने उसको पास या फेल नहीं करना होता, उसको जस्ट आपने पास करवाने के लिए कोशिश करनी होती है, उसकी इंप्रूवमेंट के लिए कोशिश करनी होती है। असेसमेंट क्या होती है कि आपने उसके बच्चे को ऑब्जर्व करना है, उसका टेस्ट लेना है, इस नजरिए से टेस्ट लेना है कि जो जो इसके ड्रॉबैक्स होंगे, जो जो इसके वीक पॉइंट्स होंगे ना, उसको मैंने यहाँ से एक्सट्रैक्ट करना है, मैंने फाइंड करना है और उनको इंप्रूव करवाना है, बच्चे की गलतियां दुरुस्त करवानी है। ये आपकी असेसमेंट है। और आपकी जो एवेल्यूएशन है ना, एवेल्यूएशन ये है कि आपने बच्चे को वैल्यू देनी है। वैल्यू का मतलब उसको पास फेल गुड बैड एक्सीलेंट आपने कह देना है, आपने जजमेंट करनी है, आपने फैसला सुनाना है। ठीक है जी। ये जो आपके पास मेजरमेंट है ना, मेजरमेंट में सिर्फ आपने उसको नंबर देने होते हैं। आप ये नहीं कहते कि आप गुड है या बैड है या आप पास है या फेल है, जस्ट आपने बता दिया 19/20 आपके पास आ गए या 10 बटा आपके पास 15 नंबर आ गए। अब इसके साथ आपने क्या करना है, गुड लिखना है, बैड लिखना है, पास लिखना है, फेल लिखना है। ये सारा कुछ काम आप कहाँ पे करेंगे, एवेल्यूएशन में आप करेंगे। इनमें आप क्या करेंगे, एवेल्यूएशन में करेंगे। असेसमेंट में क्या करेंगे, असेसमेंट में आपने क्या करना है कि बच्चे का आपने टेस्ट लिया, टेस्ट लेने के बाद आपने उसकी गलतियां नोट की और उनको फिर आपने इंप्रूव करवाने के लिए कोशिश करनी है। या आपने असेसमेंट की और अपनी टीचिंग को इंप्रूव करने के लिए कि ये जो पॉइंट्स है बच्चे को समझ नहीं आई, मुझे चाहिए कि अपने टीचिंग मेथड में चेंज करूं, यहाँ पे मैं ज़्यादा फोकस करूं। ये आपकी असेसमेंट है। और एवेल्यूएशन आपकी क्या है जी, जजमेंट है। ठीक है जी। इसका कहा जी द सेंट्रल आइडिया इन इवैल्यूएशन इज वैल्यू। व्हेन वी इवैल्यूएट अ वेरिएबल वी आर बेसिकली जजिंग इट्स वर्थनेस, अप्रोप्रिएटनेस एंड गुडनेस। हम किसी बंदे की अप्रोप्रिएटनेस को, उसकी गुडनेस को, उसकी अच्छाई बुराई को हम जज कर रहे होते हैं, उसको हम फैसला सुना रहे होते हैं। इवैल्यूएशन इज मच मोर कॉम्प्रिहेंसिव टर्म देन मेजरमेंट एंड असेसमेंट। इट इंक्लूड्स बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव डिस्क्रिप्शन ऑफ द स्टूडेंट परफॉर्मेंस। मैंने आपको कल बताया था, ये आपकी मेजरमेंट में सिर्फ आपकी क्वांटिटी को डिस्कस करना है, एवेल्यूएशन में आपने क्वालिटी को डिस्कस करना है। क्वालिटी किसकी बेस पर आप डिस्कस करेंगे, क्वांटिटी की बेस पे। क्वांटिटी की बेस पे ही आप कहेंगे ना। आपने मेजरमेंट की, मेजरमेंट में आपके क्वेश्चन आ गए 18/20 बच्चे के नंबर आ गए। अब इन 18/20 की बेस पर आप उसको वैल्यू देंगे। इसका मतलब है वैल्यूएशन में आपने वैल्यू तो दी, लेकिन इसमें आपकी मेजरमेंट भी शामिल थी। आप मेजरमेंट और एवेल्यूएशन को मिला के बोलेंगे तो फिर दोनों मिलकर एवेल्यूएशन बन जाएगी।
लेकिन आप जस्ट उसको गुड बैड कह रहे हैं, फिर भी आपकी वैल्यूएशन है। मीन का जो आपकी मेजरमेंट है ना, मेजरमेंट आपकी वैल्यूएशन के अंदर ही आ रही है, लेकिन वैल्यूएशन जो है ना वो मेजरमेंट से बड़ी ब्रॉडर टर्म है, वो मेजरमेंट के अंदर नहीं आ रही। मेजरमेंट जो ना वैल्यूएशन के अंदर आ रही है, ठीक है जी। इसी मेजरमेंट की बेस पर ही आपने उसको गुड बैड या पास फेल का आपने उसको टैग लगाना है। समझ आ गई है जी? मुझे उम्मीद है कि आप इसको आप समझ लेंगे। अब समरी मैंने लिखी है नीचे जरा, समरी क्या जी? असेसमेंट इज अबाउट कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन टू अंडरस्टैंड एंड इम्प्रूव द स्टूडेंट लर्निंग। बच्चे की लर्निंग को इम्प्रूव करने के लिए, उसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए आपने असेसमेंट करनी है। और वैल्यूएशन इज अबाउट मेकिंग जजमेंट और डिसीजन बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन गैदर्ड, ऑफन फोकसिंग ऑन द इफेक्टिवनेस क्वालिटी ऑफ एजुकेशनल प्रोसेस एंड आउटकम्स। जो आपके पास वैल्यूएशन है, वैल्यूएशन आपने क्या करना है? डिसीजन मेकिंग के लिए डिसीजन आपने करना है कि बच्चे को पास करूं कि फेल करूं, इसको गुड कहूं या बैड कहूं। ठीक है जी, समझ आ गई है? मुझे उम्मीद है कि अब आपको समझ आ गई होगी। ये जो आपकी होती है ना, अब क्वेश्चन क्या पूछता है वो पेपर में पूछेगा क्वेश्चन आपसे, जो असेसमेंट है ये जजमेंटल होती है कि नहीं होती? ठीक है, वो नीचे लिख देगा ये फॉलोइंग इज नॉट एट्रीब्यूट ऑफ असेसमेंट, कि मंदरजा झैल में से असेसमेंट की खूबी ये नहीं होनी चाहिए। तो आपको लिख देगा जी असेसमेंट डायग्नोस्टिक होती है, असेसमेंट फॉर्मेटिव होती है, असेसमेंट जो है ना वो आपकी समेटिव होती है, और असेसमेंट जो है ना आप जजमेंटल होती है। नीचे लिख देगा ऑल ऑफ अबव। तो आपने क्या कहना है? जजमेंटल नहीं असेसमेंट होती। असेसमेंट में आपने फैसला नहीं करना होता। असेसमेंट में सिर्फ आपने बच्चे को या अपने मेथड को असेस करके उसकी इंप्रूवमेंट के लिए आपने कोशिश करनी होती है। ये आपकी असेसमेंट होती है। और वैल्यूएशन में आपने जजमेंट करनी होती है, आपने फैसला सुनाना होता है। और मेजरमेंट जो होती है, मेजरमेंट में सिर्फ आपने क्या करना होता है? उसकी क्वांटिटी को आपने मापना होता है। अब ये जो क्वांटिटी को मापना होता है, इसको मापने के आप कई तरीके आपके पास हैं। मापने के आपके पास कई तरीके हैं। वो जो तरीका है ना मापने का, उसको हम कहते हैं टेस्ट। उसको हम कहते हैं टेस्ट कहते हैं। जो टूल है ना जी, टूल है। इट मीन्स कि आपका काम स्टार्ट होगा टेस्ट से। टेस्ट एक ऐसा टूल है जो जिसको आप यूज करके बच्चे की क्वांटिटी उसमें से आप एक्सट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर ये टेस्टिंग जो है ना, ये आपकी जो ना ये मेजरमेंट में आती है। ठीक है, टेस्टिंग में क्या है? टेस्टिंग में मुख्तलिफ किस्म की टेस्टिंग आपकी होती है। टेस्ट इज एन इंस्ट्रूमेंट और सिस्टमैटिक प्रोसीजर टू मेजर अ पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक। फॉर एग्जाम्पल, टेस्ट ऑफ मैथमेटिक्स विल मेजर द लेवल ऑफ लर्नर्स नॉलेज ऑफ दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट और फील्ड। जो आपके पास टेस्ट है ना, टेस्ट एक टूल है जिसके जरिए से आप मेजरमेंट करते हैं। मेजरमेंट की बेस पे आप क्या करते हैं? वैल्यूएशन करते हैं। और असेसमेंट क्या होती है? असेसमेंट आपने करनी है। असेसमेंट भी आप, ये टेस्ट अगर आपने लिया है, ये टेस्ट की बेस पर आप असेसमेंट अगर कर रहे हैं, तो इसका मतलब है ये टेस्ट की बेस पर आप उसकी बच्चे को इम्प्रूवमेंट के लिए, उसकी जो गलतियां दुरुस्त करने के लिए क्या क्या इकदाम करेंगे, वो आपकी असेसमेंट होगी। दोनों चीज़ें सेम भी हैं, लेकिन इसमें फ़र्क बहुत ज़्यादा है। फ़र्क ये है कि असेसमेंट सिर्फ आपकी जो होती है ना, ये आपने बच्चे की बेहतरी के लिए करनी होती है। वैल्यूएशन आपने जजमेंट के लिए करनी होती है। ठीक है जी, मुझे उम्मीद है कि अब आपको समझ आ गई होगी। अब ये जो टेस्टिंग है ना, टेस्टिंग भी आपके पास दो टाइप्स टेस्टिंग की है। एक आपके पास एप्टीट्यूड टेस्ट है और एक आपके पास परफॉर्मेंस टेस्ट है। ये मैंने आपको 15वें लेक्चर में भी बताया था। एप्टीट्यूड टेस्ट ये होता है कि बच्चे का आपने पोटेंशियल चेक करना होता है। आपने बच्चे को पढ़ाने से पहले या क्लास में दाखिला देने से पहले, एनरोल करने से पहले, एडमिशन देने से पहले जो टेस्ट लेते हैं ना, लैट का या एंट्री टेस्ट वगैरह लेते हैं, वो क्या करता है? वो बच्चे का पोटेंशियल असेस करता है, चेक करता है क्या क्या इस बंदा ये काबिल है कि इसको इंजीनियरिंग में दाखिला दिया जाए, क्या ये बच्चा इस काबिल है कि इसको लॉ में एडमिशन दे दिया जाए, क्या ये बच्चा इस काबिल है कि उसको मेडिकल में MBBS में दाखिला दे दिया जाए। ठीक है, ये आपके एंट्री टेस्ट, ये ग्री गैट वगैरह जो होते हैं, MPhil में आप एडमिशन के लिए भी आप एंट्री टेस्ट देते हैं। उसके बाद होता है परफॉर्मेंस टेस्ट। परफॉर्मेंस टेस्ट ये होता है कि जो आपको पढ़ाने के बाद जो टेस्ट लिए जाते हैं ना, वो आपकी परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए, जो परफॉर्मेंस, जो आप कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, वो आपका परफॉर्मेंस टेस्ट है। और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। एप्टीट्यूड टेस्ट आपका है जो आपको पोटेंशियल चेक करता है बच्चे का, और परफॉर्मेंस टेस्ट है जो आपकी परफॉर्मेंस को चेक करता है। ये आपके पास टेस्ट है। अब टेस्ट में अंदर कौन कौन से टूल्स यूज होते हैं? टेस्ट की भी आपके पास टाइप्स होती हैं। उसमें आपने क्वेश्चंस करने होते हैं टेस्ट में। आप क्वेश्चन भी आपके दो टाइप्स के होते हैं, वो मैंने आपको बताए थे। एक आपके ओपन एंडेड क्वेश्चन, एक आपके पास है क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चन। ओपन एंडेड क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनमें जो आंसर देने वाला बंदा होता है वो आज़ाद होता है, वो जितना मर्जी लंबा आंसर दे दे,
वो 2 लाइनें लिखे, 4 लाइनें लिखे, अपने पास से वर्ड्स लिखे, जो मर्जी लिखे, वो आपके पास ओपन एंडेड क्वेश्चन है। जैसे ऐसे लिखना हो, स्टोरी लिखनी हो, या आपने कोई पैराग्राफ लिखना हो, वो आपके पास जो है ना आप ओपन एंडेड क्वेश्चन है, ठीक है, या खाली जगह पूरी करनी है। लेकिन जो क्लोज एंडेड क्वेश्चन होते हैं वो ये होते हैं कि आपको 2 ऑप्शन या 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, उन्हीं ऑप्शंस के अंदर आपने क्लोज है, बंद है उन ऑप्शंस के अंदर, आप बाउंड है उन ऑप्शंस के अंदर, उन्हीं ऑप्शंस को ही आपने सेलेक्ट करना होता है कि इनमें से आपने किसी एक को हाँ ना, यस नो, राइट रॉन्ग, या आपने ABCD में से कोई एक आपने सेलेक्ट करना था। वो आपके पास होते हैं जी क्लोज एंडेड क्वेश्चन, जो MCQs वगैरह होते हैं। अब ये MCQs के वाले से मैंने आपको बताया था कि MCQs जो ना, इसमें एक आपकी स्टेटमेंट होती है, नीचे आपके पास 4 आपको ऑप्शन दिए होते हैं, इनमें से एक आपका दुरुस्त होता है, बाकी आपके गलत होते हैं। इसके वाले से क्वेश्चन आते हैं, ये जो आपकी स्टेटमेंट होती है ना, इसको हम कहते हैं स्टेम। स्टेम ये क्वेश्चन बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, बड़ा पूछा जाता है कि जो आपके पास MCQs में जो स्टेटमेंट होती है उसको हम स्टेम कहते हैं। और ये जो आपके पास 4 ऑप्शन होते हैं ना, इनमें से जो एक ठीक ऑप्शन होता है उसको हम कहते हैं की कहते हैं। की आंसर कीज आपने पढ़े होंगे ना, आंसर कीज बताएं जी। और ये जो आपके पास गलत ऑप्शन होते हैं इसको हम डिस्ट्रैक्टर्स कहते हैं, डिस्ट्रैक्टर्स कहते हैं। ये मैंने लिखे हुए हैं सारे एग्जाम्पल के साथ भी सारा आपको समझाया हुआ है, ठीक है जी। मुझे उम्मीद है कि अब आप ये ना, अब नीचे आ गया टाइप्स ऑफ असेसमेंट। अब असेसमेंट की जो टाइप्स बेसिकली वो 3 टाइप्स होती हैं, लेकिन आपको ये क्वेश्चन नहीं आ गया कि बताएं जिसकी कितनी असेसमेंट्स की टाइप्स होती हैं। असेसमेंट्स की टाइप जो है ना, ये कंफर्म नहीं है, कहीं पर 3 है, कहीं पर 4 है, कहीं पर 50 भी हैं। लेकिन ये जो है ना बेसिकली इसकी जो 3 टाइप्स हैं, ये क्वेश्चन आपको इसकी नंबर्स के ऊपर नहीं आएगा। बेसिकली आपकी असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट एज लर्निंग, ठीक है। अब ये जो असेसमेंट फॉर लर्निंग है ना, इसमें आपकी आती है जी, ये जो आपकी होती है फॉर्मेटिव असेसमेंट, ठीक है। अब ये जो 3 टाइप्स है ना, इन 3 टाइप्स के अंदर अब ये वाली जो सारी मैंने आपको 15वें लेक्चर में, सॉरी मैंने 16वें लेक्चर में पढ़ाई थी ना सारी टाइप्स, इसमें आपकी प्लेसमेंट असेसमेंट थी, फॉर्मेटिव असेसमेंट थी, डायग्नोस्टिक असेसमेंट थी, समेटिव असेसमेंट थी, परफॉर्मेंस असेसमेंट थी, ऑथेंटिक असेसमेंट थी, सेल्फ असेसमेंट, पीयर असेसमेंट, पोर्टफोलियो असेसमेंट, एंटीकोडियल असेसमेंट, रूब्रिक बेस्ड असेसमेंट, स्टैंडर्डाइज्ड असेसमेंट, ऑब्जर्वेशनल असेसमेंट और अडेप्टिव असेसमेंट। ये सारी की सारी जो असेसमेंट्स है ना, ये मैंने आपको क्या बताया था, ये मोड्स ऑफ असेसमेंट्स है, ये असेसमेंट्स के मोड्स हैं, ये टाइप्स में नहीं आती। ये जो असेसमेंट्स हैं ये इन्हीं 3 टाइप्स के अंदर के इनकी सब टाइप समझ लें कि इनके अंदर ये फिट होंगी। ये जो सारी आपको ऊपर मोड्स मैंने बताए थे ना, वो सारी इनके अंदर होंगी। बेसिकली हम इससे भी ऊपर अगर जाएं तो आपके पास 2 तरह की असेसमेंट्स आती हैं, जो मैंने आपको 16वें लेक्चर में पढ़ा दी हुई हैं। वो आपके पास कौन सी 2 असेसमेंट्स होती हैं? वो आपके पास होती हैं जी, जो बेसिकली नॉर्म रेफरेंस असेसमेंट और क्राइटेरियन रेफरेंस असेसमेंट। जो नॉर्म रेफरेंस असेसमेंट होती है वो आपकी है, जो जैसे आपने एग्जाम देना है, आपने FPSC का पेपर देना है ना, तो आपका नॉर्म रेफरेंस मीन क्या, 102 सीटें हैं, ये आपका नॉर्म है, ये अखलाकियात है, ये आपका टारगेट है। अब आप इसमें से 40,000 बंदे ने अप्लाई किया है, इसमें से 40,000 बंदे ने अप्लाई किया है, नॉर्म आपका क्या है जी, 102 है। आपके पास नॉर्म क्या है, 102 है। अब मुझे यहाँ पे बताएं कितने वाला पास होगा, कितने नंबर लेने वाला पास होगा। हम यहाँ पे ये नहीं कह सकते कि 50 वाला पास होगा, 60 वाला, 70 वाला, 80 वाला, 90 वाला या 100 वाला, क्योंकि 40,000 बंदा है। 40,000 बंदों में से जो सबसे ज्यादा 102 ऊपर वाले नंबर लोगे, जो आपके टॉपर 102 होंगे, हो सकता है जो आपके पास टॉपर है वो 98 से शुरू होता आपके पास 57 पे आके खत्म हो जाए, हो सकता है वो 98 से शुरू हो और 90 पे आके खत्म हो जाए, जो आपका मेरिट है। तो ये जो मेरिट बेस्ड आपके एग्जाम्स होते हैं ना, जो आपके ग्रुप्स के आपस में जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं, वो आपका नॉर्म रेफरेंस असेसमेंट है, नॉर्म रेफरेंस आपकी असेसमेंट है, ठीक है जी। और उसके बाद ये जो आपके पास क्राइटेरियन रेफरेंस असेसमेंट है ना, क्राइटेरियन रेफरेंस असेसमेंट होती है जो आपका क्राइटेरिया पहले से सेट कर दिया जाता है। मीन के 40 वाला पास है जी, 40 वाला पास है। अब 100 में से कितने नंबर लेंगे, 40,000 बंदे ने अप्लाई किया हुआ है, जो भी बंदा 40 या 40 ऊपर नंबर लेगा वो सारे पास हो जाएंगे। जैसे मैट्रिक, FSC, PSC, MSc वगैरह में आप करते हैं ना, तो ये आपके पास होता है जी क्राइटेरियन रेफरेंस असेसमेंट। मीन के आपका क्राइटेरिया पहले से सेट कर दिया जाता है कि इतने नंबर वाला पास है, इतने नंबरों से कम वाला फेल है। लेकिन जो आपके पास नॉर्म रेफरेंस होती है, इसमें आपका कोई क्राइटेरिया पहले नहीं लिखा होता है कि आप कितने वाला पास है। इसमें जो आपका मुकाबला है, जो ज्यादा नंबर लेंगे वो आपके पास हो जाएंगे, वो आपके सिलेक्ट हो जाएंगे। तो उसके बाद आज इंग्लिश में मैंने थोड़ा सा आपका ज्यादा लिखा है, क्योंकि आपका जो टॉपिक ये बिल्कुल रिपीट ही मैंने किया दोबारा, क्योंकि आपको कुछ समझ नहीं आ रही थी। मैंने कोशिश की है इसको थोड़ा रिवाइज कर लें, तो रिपीट ही किया, इसलिए इंग्लिश मैंने आज तकरीबन आपके ना 60 लिख दी है।
60 मैंने लिख दिए। कल आपके 40 ईडीएम्स हुए थे, ये 60 लिखे टोटल आपके 100 हो गए हैं। तकरीबन हमने 200 ही करने हैं, 200 से 250 तक, तकरीबन ये 250 तक ही हम करेंगे, इससे ज़्यादा हम ईडीएम्स नहीं करेंगे। जो हमारे ईडीएम्स भी खत्म हो जाएंगे, उसके बाद थोड़ा सा 200 400 हम इंशाल्लाह जो सिनोनिम और एंटोनिम करके, तो बेसिक हमने पूरा जोर अपना लगाना है इंग्लिश ग्रामर पे। मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि आपको बचाना है तो इंग्लिश ग्रामर ने बचाना है। यह जो आपके पास वोकैबुलरी होती है ना, ये तो समझ लें कि किस्मत की बात होती है। आपके 4 नंबर आने हैं या 6 नंबर आने हैं, तो इन 4 या 6 नंबरों में से आपके 2-4 नंबर लग गए तो लग गए, ना लग गए तो ना लगे, क्योंकि ये ऐसा भी होता है कि अनसीन ना कोई वर्ड आ जाता है, इतने तरह मुश्किल वर्ड्स आ जाते हैं आपके सिनोनिम एंटोनिम्स के वाले से। ईडियम्स आमतौर पे लग जाता है बंदे के, ईडियम्स इंशाल्लाह ताला आपके 100% लगेंगे। जो मैं ईडियम्स आपको करवा रहा हूँ ये इंशाल्लाह ताला इसी में से ही आएंगे। लेकिन सिनोनिम और एंटोनिम जो आपके जो 3 नंबर के आने हैं ना, उनमें से वो किस्मत की बात है। अगर मैं करवाऊंगा इंशाल्लाह ताला सही, आपको 400-500 वर्ड आपको करवाएंगे इंशाल्लाह, उनमें से 1-2 उम्मीद है कि आ जाएगा, ठीक। लेकिन आपका जो बेसिकली जो पेपर में आपने मार्क्स आपने लेने हैं वो आपने इंग्लिश ग्रामर पे ही लेने हैं। तो नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह ताला इंग्लिश ग्रामर भी हम स्टार्ट कर रहे हैं। और जो ये जो आपकी जो पेडागोजी है ना, ये तो आपकी 80 नंबर के चलेगी, साथ साथ इसको आपने डेली बेस पे करते जाना है। अगर आपको ये टॉपिक समझ ना आए तो आपने दोबारा मुझसे समझ लेना, जब तक आपको समझ ना आए तब तक आपने आगे नहीं बढ़ना। अब हम चलते हैं जी आपका सिलेबस की तरफ, जो आपका सिलेबस चेंज हुआ कह रहे हैं उसकी बात करते हैं जी। तो ये जनाब सिलेबस है, इस सिलेबस को कोट करके जनाब बच्चों को इतना डरा दिया कि आप समझेंगे बच्चे ऐसे, मुझे तकरीबन 200 बच्चे की कॉल आई है। ये फीमेल सेकेंडरी स्कूल टीचर, फीमेल 70 स्केल की सीट है जी। इसमें कहते हैं जी सॉरी देखें जी, इसमें पार्ट 1 वोकैबुलरी इंग्लिश का है, पार्ट 2 आपका मास्टर लेवल की फिजिक्स और जियोग्राफी भी इसमें ऐड कर दी गई है, ह्यूमन जियोग्राफी ऐड कर दी गई है, क्रिमेटोलॉजी ऐड कर दी गई, ये सारी चीजें ऐड कर दी गई। और पार्ट 3 में वो कह रहे हैं जनाब, ये देखें यहाँ पे ये आपकी पेडागोजी है, और वो कह रहा है जी आपका पार्ट 1 के 20 मार्क्स हैं, पार्ट 2 के 50 मार्क्स हैं, और पार्ट 3 का सिर्फ 30 मार्क्स है। बेटा बात यह है कि ये जिस बंदे ने भी आपके साथ ये शेयर किया है या जिस बंदे ने भी इसकी वीडियोस बनाई है, अगर तो उसने अनइंटेंशनली ये किया है तो फिर तो कोई बात नहीं, अनइंटेंशनली हो जाता है। लेकिन अगर किसी ने जानबूझ के मिसगाइड करने की कोशिश की है तो फिर मैं उससे ये माजरत ही कर सकता हूँ, और तो नहीं कह सकते, हम यही कह सकते हैं। देखें हम तो पहले ही बड़े डरे हुए हैं जी, हमें मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब भी काफ़ी डराने वाले, बिजली की बिलों से, महंगाई से डरने वाले, और जो जैसे सीटें ख़त्म कर रहे हैं एजुकेटर की सीटें, वही बड़ा है हमें डराने के लिए। आप तो कम अज कम ना डराएं। देखें जी ये जो सीट है ना, ये हमारी सीट है ही नहीं, ये कन्फर्म बात समझ लें। आप देखें जरा, मैं आपको समझाता हूँ। ये देखें, ये आपके पास एडवर्टीज नंबर 3 2024 का है, एडवर्टीज नंबर 3 2024 है। उसका जो आपका सीरियल नंबर था ना 49, उसमें ये जो सीटें आई थी, ये आपकी सीटें आई थी SST फिजिक्स और जियोग्राफी की। इसमें सिर्फ फिजिक्स और जियोग्राफी वाले ही अप्लाई कर सकते थे, और कोई अप्लाई ही नहीं कर सकता था। अब जब ये सीटें ही जियोग्राफी और फिजिक्स की हैं, इट मीन्स कि इसका पेपर भी फिर जियोग्राफी और फिजिक्स का ही आएगा, ठीक है। अब जिसमें हमने अप्लाई किया ना, जिस सीट पे हमने अप्लाई किया, अब जरा देखें, जरा इसका केस नंबर देखें, ऊपर ये देखें केस नंबर का आपके पास कॉलम नजर आ रहा है ना, इसका केस नंबर आपके पास है 49 2024, 49 2024, जिसका सिलेबस आपको बता के आपको परेशान किया गया है। मैं आपको बताता हूं जिस पोस्ट पे आपने अप्लाई किया हुआ है, जरा मैं उसको पहले खोलता हूं आपके सामने। ये जनाब एडवर्टीजमेंट था जिसपे हमने अप्लाई किया हुआ है, 22 जुलाई लास्ट डेट थी, एडवर्टीज नंबर 7 था, ठीक है, जिस पे हमने अप्लाई किया हुआ, जिसकी हम टेस्ट की प्रिपरेशन करवा रहे हैं। और जिस सीट पे हमने अप्लाई किया हुआ है, मैं थोड़ा सा आपको स्क्रॉल करके बता दूं, ये आपके पास है 129, इसका केस नंबर था F4 129 2024 R, इसका आपके पास ये था। और वो जिसको दिखा के आपको परेशान किया गया, उसका केस नंबर 49 है, ये आपका केस नंबर 129 है, 129। ये तो सीट वो है ही नहीं जिसका सिलेबस है। हम जिसका सिलेबस जो तैयारी कर रहे हैं वो आपकी ये सीट है, ये आपकी सीट है, 22 जुलाई इसकी लास्ट डेट थी। और इसमें अप्लाई करने के लिए आपके पास क्या लिखा हुआ था, ये देखें, 2nd क्लास और ग्रेड C मास्टर डिग्री विद BEd और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन, कोई भी मास्टर डिग्री इसमें मौजूद थी। और जो 49 वाला आपके पास था ना, जिसका सिलेबस वहां पर दिया गया है, उसमें सिर्फ फिजिक्स और जियोग्राफी वाले ही अप्लाई कर सकते थे। अब यहाँ पे सारे अप्लाई किया हुआ है, इसमें इस्लामियत वाले भी हैं, उर्दू वाले भी हैं, कंप्यूटर वाले भी हैं, मुताला पाकिस्तान वाले भी हैं, जो मीन के सारे हैं, बायोलॉजी वाले, केमिस्ट्री वाले, पॉलिटिकल साइंस वाले, इकोनॉमिक्स वाले, कॉमर्स वाले, इसमें तो बाद कुछ मेडिकल वाले बच्चों ने भी अप्लाई किया हुआ है।
तो अगर इसमें सिर्फ फिजिक्स और जियोग्राफी का वो पेपर ले ले तो इस्लामियत वालों का क्या कसूर है, उर्दू वालों का क्या कसूर है। उर्दू वाले कहेंगे जी 50 नंबर का उर्दू डाल दे, फिजिक्स निकाल दे। केमिस्ट्री वाला कहेगा 50 नंबर की केमिस्ट्री डाल दे, फिजिक्स वाला अकेला तो ना 50 नंबर फिजिक्स के ले जाए। तो ये इतनी अहम काना बात है कि ये क्या ना, हमारा जो एडवर्टीजमेंट ही 7वां है जिसमें हमने अप्लाई किया हुआ है, और इसका सिलेबस जो है ना आपका कन्फर्म है। आप देखें ना, जो हमारे पास जो हम तैयारी कर रहे हैं 80% पैडागोजी है, 20% इंग्लिश है। हमने अभी तो नहीं आपको स्टार्ट करवाया ग्रुप, और अल्हम्दुलिल्लाह सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स पूरे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा मेरे पास है। ये रिकॉर्ड है अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे ज़्यादा स्टूडेंट जो है ना, जो एस्पायरेंट्स है मेरे पास तैयारी कर रहे हैं। अगर ऐसी कोई बात होती तो सबसे पहले मैंने आपको बतानी थी कि इसका सिलेबस चेंज हो गया, उसके मुताबिक हमने अपनी प्रेपरेशन भी उसको चेंज कर लेना था। इसलिए आप फोकस के साथ अपनी प्रिपरेशन पे ध्यान रखें, किसी किस्म की परेशानी की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई ऐसा मसला हुआ तो मैं आपको सबसे पहले खुद बता दूंगा। अभी तक आपका सिलेबस कन्फर्म है 100%, बल्कि 1000% इसको समझ लें, आपका सिलेबस ये कन्फर्म है। जो हम करवा रहे हैं 80% आपका पैडागोजी है, 20% इंग्लिश है। इस पर आप अच्छी तरह का फोकस करके इसको पढ़ें। इंशाल्लाह ताला पेपर हमारे नोट्सों में से ही आएगा और आपको पेपर भी हम पास करवा के दिखाएंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।